नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCOMG, BCOC 135 कंपनी विधि। खंड 1, कंपनी और उसका गठन। इकाई 1, कंपनियों की प्रकृति और प्रकार। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि कंपनी की परिभाषा दे सकें, कंपनी व निगमित निकाय में अंतर जान सकें, एक कंपनी की विशेषताएं बता सकें, निगमन का आवरण की संकल्पना को स्पष्ट कर सकें, कंपनी और साझेदारी में भेद कर सकें, कंपनी व सीमित दायित्व साझेदारी का अंतर बता सकें, विभिन्न प्रकार की कंपनियों का वर्णन कर सकें, संस्था जिसका उद्देश्य लाभ नहीं होता का वर्णन कर सकें, और एक गैर कानूनी संस्था का वर्णन कर सके। 1.1 प्रस्तावना। कंपनी अधिनियम 2013 की राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 अगस्त को व 30 अगस्त 2013 को अधिसूचना हुई। इसमें 470 धाराएं व 7 अनुसूचियां हैं, जबकि 1955 अधिनियम में 658 धाराएं और 15 अनुसूचियां थीं। अधिनियम में कंपनी के गठन, प्रबंध और प्रशासन तथा अधिकरण ट्राइब्यूनल द्वारा समापन के विस्तार से नियम दिए गए हैं। इसमें सीमा नियम, प्रविवरण की परिभाषा, अंकेक्षक की नियुक्ति, वित्तीय विवरण, लेखा मानकों व अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के प्रावधानों में परिवर्तन किए गए हैं। इस अधिनियम में कंपनी संशोधन अधिनियम 2015, 2017 तथा 2019 द्वारा संशोधन किए गए हैं। इस इकाई में आप कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषताएं, साझेदारी व सीमित दायित्व साझेदारी में भेद और भारत में गठित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कंपनियों का अध्ययन करेंगे। 1.2 कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा। एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों व कंपनी शब्द से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों की एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए बनाई गई एक संस्था से है। वास्तव में व्यक्तियों की विविध प्रकार के उद्देश्यों के लिए सहयोग करने की इच्छा हो सकती है। इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक उद्देश्य दोनों हैं, परंतु कंपनी शब्द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब विभिन्न व्यक्ति आर्थिक उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं, अर्थात एक व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी का गैर आर्थिक या पूर्त परोपकारी उद्देश्यों चैरिटेबल पर्पसेस के लिए गठन नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार गैर लाभ वाली संस्थाएं कंपनी बन सकती हैं। साझेदारी फर्मों प्रायः अपने को ए, बी, सी एंड कंपनी की तरह कहती हैं, लेकिन ऐसा नाम देने से फर्म विधिक रूप में कंपनी नहीं बन जाती है। ये नाम केवल इस बात को दर्शाता है कि इस संगठन में अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। विधिक शब्दावली में एक कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 या पहले के कंपनी अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अंतर्गत निगमित या पंजीकृत कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कंपनी का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत संगठित और पंजीकृत की गई कंपनी या किसी पहले अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन ये परिभाषा एक संपूर्ण परिभाषा नहीं है, क्योंकि इससे एक कंपनी का अर्थ एवं विशेषताएं पता नहीं चलती। इस प्रकार बनाया गया सामान्य स्टॉक धन के रूप में होता है और इसे कंपनी की पूंजी कहा जाता है। जो लोग इसमें धन लगाते हैं और जो इसके स्वामी होते हैं उन्हें सदस्य कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य जिस अनुपात में इस पूंजी का स्वामी होता है उसे उसका शेयर कहा जाता है। शेयर सदा ही हस्तांतरणीय होते हैं, यद्यपि हस्तांतरणीयता के संबंध में कुछ न कुछ प्रतिबंध भी लगे होते हैं। एक अन्य परिभाषा चीफ जस्टिस मार्शल ने दी है। उनके अनुसार कंपनी वो व्यक्ति है जो कृत्रिम, अदृश्य और अमूर्त होती है तथा जो केवल कानून की नज़र में ही विद्यमान होती है। कानून द्वारा सर्जित होने के नाते इसमें केवल वे ही विशेषताएं होती है जिसे इसे बनाने वाला चार्टर इसको देता है, स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के संदर्भ में। लॉर्ड हेनी के अनुसार कंपनी एक निगमित संस्था है जो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रा कॉमन सील होती है। ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि कंपनी का एक सामूहिक व विधिक व्यक्ति होता है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका केवल विधिक अस्तित्व होता है। इसका एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, एक सार्वमुद्रा और शाश्वत उत्तराधिकार होता है। 1.3 कंपनी बनाम निगमित निकाय। निगमित निकाय का अर्थ व्यक्तियों की एक संस्था से है जिसका किसी विधि के अंतर्गत निगमन हुआ है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार, सार्वमुद्रा और अपने सदस्यों से पृथक विधिक अस्तित्व है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(11) के अनुसार निगमित निकाय की परिभाषा इस प्रकार है। निगमित निकाय या निगम के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित कोई भी कंपनी है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी, और ऐसी कोई अन्य निगमित निकाय जो इस अधिनियम में यथा परिभाषित कंपनी नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए। निगमित निकाय दो प्रकार के हो सकते हैं। एकक निगम कॉर्पोरेशन सोल, सामूहिक निगम कॉर्पोरेशन एग्रीगेट।
एकक निगम एक निगमित निकाय है जो एक व्यक्ति से गठित है जो किसी कार्यालय या कार्य के अधिकार के कारण निगमित पद रखता है। एकक निगम के उदाहरण शाश्वत कार्यालयों में मिलते हैं जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल, मंत्री और पब्लिक ट्रस्टी। एकक निगम कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित निकाय नहीं है, फिर भी यह कानूनी व्यक्ति है। इस नाते वह किसी कंपनी का सदस्य हो सकती है। स्टार टाइल वर्क्स लिमिटेड बनाम एन गोविंदन, स्टार टाइल वर्क्स लिमिटेड वी. एन गोविंदम, 1956। निगम समूह व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में जुड़े हैं ताकि वे एक व्यक्ति का रूप लें, जैसे लिमिटेड कंपनी। व्यापार संघ, यहाँ पर यह ध्यान देना रोचक होगा कि भारत के बाहर पंजीकृत हुई कंपनी को निगमित निकाय की परिभाषा में शामिल करने से उस कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 के काफ़ी प्रावधान लागू होते हैं। जैसे धारा 380 के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रार को कुछ दस्तावेज भेजने होंगे। निगम या निगमित निकाय शब्द कंपनी शब्द से व्यापक है। यहाँ पर जैसा कि ऊपर लिखा है कि कंपनी से अर्थ निगम समूह से है। 1.4 क्या कंपनी एक नागरिक है? यद्यपि कंपनी एक कानूनी व्यक्ति परंतु कृत्रिम है, फिर भी भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनी एक नागरिक नहीं है। हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1969। हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन वीएस स्टेट ऑफ बिहार, 1969। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम सीटीओ, 1963। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वीएस स्टो, 1963 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निगम जिसमें कंपनी शामिल है उसे भारतीय संविधान के अंदर नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिले हैं, कंपनी को नहीं मिलते। फिर भी यह चाहे नागरिक है या नहीं उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण मांग सकती है जो सब व्यक्तियों को मिलते हैं, जैसे कि संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार। नरसरावपेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड वी स्टेट ऑफ मद्रास, 1951 के बाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी जिसका भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमन हुआ है, यदि वह संविधान की धारा 5 में नागरिक की परिभाषा की शर्तें पूरी नहीं करती, अतः नागरिक नहीं है। उच्चतम, कोई कंपनी मौलिक अधिकारों की इस आधार पर मांग नहीं सकती कि यह नागरिकों का समूह है। जब कंपनी या निगम का गठन होता है, कंपनी या निगम का व्यापार नागरिकों का व्यापार नहीं होता बल्कि उस कंपनी या निगम का होता है जो निगमित हुई है, और निगमित संस्था के अधिकार उस आधार पर देखने चाहिए। इस धारणा पर नहीं आंकना चाहिए कि वह अधिकार एक व्यक्तिगत नागरिक का है। न्यायालय टेल्को लिमिटेड वीएस स्टेट ऑफ बिहार, 1964 के बाद में यद्यपि कंपनी नागरिक नहीं है, फिर भी उसके पास राष्ट्रीयता, अधिवास, डॉक्मकल व निवास स्थान है। उस देश और स्थान पर जहां इसका निगमन हुआ है वह उसकी निवासी व नागरिक, रेजिडेंट एंड नेशनल है। 1.5 कंपनी की प्रमुख विशेषताएं। कंपनी शब्द की विभिन्न विधिक व न्यायिक परिभाषाओं का विश्लेषण ये दर्शाता है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित व पंजीकृत कंपनी की कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जिनके कारण ये संगठनों के अन्य रूपों से भिन्न है। कंपनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. कानून द्वारा निर्मित, क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी ऐसे व्यक्तियों की संस्था है, केवल एक व्यक्ति कंपनी छोड़कर, जो अस्तित्व में तभी आती है जब इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 व सार्वजनिक कंपनी में 7 होनी चाहिए। एक व्यक्ति कंपनी का गठन केवल एक व्यक्ति कर सकता है। धारा 3(2) कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, विधि की स्वीकृति द्वारा कंपनी का निर्माण होता है और वह अपने आप में मनुष्य नहीं है। इस कारण ये कृत्रिम है, और क्योंकि इसके अपने अधिकार व दायित्व हैं, इसलिए व्यक्ति है। इसी कारण से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। 3. स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी उन व्यक्तियों से जो इसके सदस्य हैं पृथक है, साझेदारी में ऐसा नहीं है। धारा 9 के अनुसार पंजीकरण के बाद व्यक्तियों की संस्था उस नाम से जो नाम सीमानियम में दिया है एक निगमित निकाय बन जाती है। कंपनी की वैधानिक स्थिति की भारतीय उच्चतम न्यायालय ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कन. ली बनाम बिहार राज्य टाटा इंजीनियरिंग कंपनी का अस्तित्व उसके शेयरधारियों के अस्तित्व से बिल्कुल पृथक होता है। इसके पास अपना नाम और अपनी मुद्रा हो सकती है। इसकी परिसंपत्तियां इसके सदस्यों की परिसंपत्तियों से पृथक और भिन्न हो सकती हैं। अपने कार्यों के लिए ये किसी पर मुकदमा कर सकती है और कोई इस पर मुकदमा कर सकता है। कानून के प्रयोजन के लिए, यद्यपि कंपनी का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन कानून के प्रयोजन के लिए इसे एक स्वतंत्र विधिक व्यक्ति माना जाता है जिसका अपना व्यक्तित्व होता है और जो उन सदस्यों से भिन्न होता है जिनसे वह कंपनी बनती है। इसलिए कंपनी अपने किसी भी सदस्य के साथ अनुबंध कर सकती है। एक व्यक्ति इसका अंशधारी, शेयरधारी हो सकता है और लेनदार भी। एक व्यक्ति कंपनी की सारी शेयर पूंजी का धारक होने पर भी कंपनी के कार्यों और ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। कंपनी के प्रचलन के दौरान या इसके समापन पर कोई भी सदस्य व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों में स्वामित्व के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
इसी प्रकार कंपनी के लेनदार केवल कंपनी के ही लेनदार होते हैं और वे कंपनी के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। जहां केवल एक अंशधारी के पास ही कंपनी के लगभग सभी शेयर हैं, वहां भी कंपनी का ऐसे अंशधारी से एक पृथक विधिक अस्तित्व होता है। सालोमन बनाम सालोमन एंड कन ली, सैलोमन वीएस सैलोमन। श्री सालोमन इंग्लैंड में जूतों का अपना व्यवसाय करते थे। उन्होंने सालोमन एंड को लिमिटेड नाम की कंपनी का गठन किया। इसमें स्वयं सालोमन, उनकी पत्नी, 4 पुत्र और लड़की शामिल थे। सालोमन ने जूतों का अपना व्यवसाय कंपनी को 30,000 पौंड में बेच दिया गया। सालोमन ने क्रय मूल्य के रूप में कंपनी से एक पौंड के 20,000 पूर्ण प्रदत्त शेयर और 10,000 पौंड के ऋणपत्र, जिनका कंपनी की परिसंपत्तियों पर अस्थायी अथवा चल प्रभार फ्लोटिंग चार्ज था, बाकी नकद प्राप्त किया। सालोमन के परिवार के प्रत्येक सदस्य ने 1 पौंड के एक शेयर के लिए नकद अंशदान किया। सालोमन कंपनी का प्रबंध निदेशक था। व्यवसाय में कंपनी कुछ आरक्षित ऋणों अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए उत्तरदायी बन गई। कुछ समय बाद कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों ने घेर लिया और 1 साल में इसका समापन कर दिया गया। समापन पर इसकी परिसंपत्तियों से 6,000 पौंड वसूल हुए। 10,000 पौंड सालोमन की और 7,000 पौंड आरक्षित लेनदारों को देने थे। ऋणपत्र धारक सालोमन को भुगतान करने के बाद कंपनी के पास आरक्षित लेनदारों को देने के लिए नहीं बचा। लेनदारों ने दावा किया कि ऋणपत्रों की तुलना में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि सालोमन और सालोमन एंड के ली एक ही व्यक्ति है और कंपनी तो निर्दोष लेनदारों को धोखा देने का एक दिखावा है। अतः सालोमन को एक रक्षित लेनदार सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं माना जाना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय लिया कि कंपनी विधिवत गठित हुई है और इसका इसके सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए सालोमन अपनी राशि पहले प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि वह एक रक्षित लेनदार है। व्यवसाय कंपनी का है, सालोमन का नहीं। कंपनी और सालोमन का पृथक विधिक अस्तित्व है। सालोमन कंपनी का एजेंट है, कंपनी सालोमन का एजेंट नहीं है। टी.आर. प्रैट, बम्बई, ली बनाम ई.डी. सैसून एंड कन ली, टी.आर. प्रैट, बॉम्बे लिमिटेड वीएसईडी सैसून एंड को लिमिटेड के मुकदमे में ये कहा गया कि कानून के अंतर्गत एक निगमित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है और चाहे कंपनी के सारे शेयर व्यवहारिक रूप में एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो, फिर भी कानून के अंतर्गत कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है। इसी प्रकार अब्दुल हक बनाम दास मल के मुकदमे में कंपनी के एक कर्मचारी ने कंपनी के एक निदेशक पर अपने वेतन की राशि जो देय थी के लिए दावा किया। यह निर्णय दिया गया कि वह इस दावे में सफल नहीं हो सकता क्योंकि इसका उपचार तो कंपनी कर सकती है, उसका निदेशक या सदस्य नहीं के साथ अनुबंध। एक पृथक विधिक अस्तित्व होने से कंपनी अपने सदस्यों के साथ अनुबंध कर सकती है और सदस्य कंपनी के साथ अनुबंध कर सकते हैं। इस प्रकार एक शेयरधारी अंशधारी कंपनी का लेनदार भी हो सकता है। 4. सीमित दायित्व लिमिटेड कंपनी का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि दायित्व के आधार पर कंपनियों को इस प्रकार बांटा जा सकता है। आई. शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां। ई. गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। ई. शेयर पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां और इव. असीमित दायित्व वाली कंपनियां। शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है जो उनके पास हैं। यदि किसी सदस्य ने शेयरों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है तो उसका दायित्व शून्य होगा। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व उसने जिनकी राशि की गारंटी दी है उस तक सीमित होगा, परंतु शेयर पूंजी वाली गारंटी कंपनी में एक सदस्य का दायित्व उसके शेयरों की राशि जो देय है और गारंटी की गई राशि दोनों के जोड़ तक सीमित होगा। आप ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम 2013 सदस्यों के असीमित दायित्व वाली कंपनियों के गठन की अनुमति देता है। असीमित दायित्व वाली कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके पास शेयरों के अंकित मूल्य तक सीमित नहीं होता। जब तक कंपनी के देयताओं व ऋण के एक पैसे का भुगतान नहीं होता वे उत्तरदायी होंगे। फिर भी कंपनी के पृथक अस्तित्व होने के कारण लेनदार सदस्यों के विरुद्ध सीधे वाद नहीं कर सकते। 5. पृथक संपत्ति सेपरेट प्रॉपर्टी कानून की दृष्टि में शेयरधारी उपक्रम अंडरटेकिंग के आंशिक मालिक नहीं होते। भारत में उच्चतम न्यायालय ने पृथक संपत्ति का सिद्धांत बच्चा एफ गुजदार बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे बच्चा एफ गुजदार वीएस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे सुप्र के वाद में उत्तम तरीके से स्पष्ट किया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि शेयरधारी कंपनी या इसकी संपत्ति का आंशिक मालिक नहीं होता। उसको कानून द्वारा कुछ अधिकार दिए हैं जैसे कि मत देना, सभाओं में उपस्थित होना, लाभांश प्राप्त करना। मकोरो वीएस नॉर्दर्न एश्योरेंस को लिमिटेड 1925 के वाद में निर्णय दिया गया कि सदस्य का कंपनी की संपत्ति में कोई बीमा योग्य हित नहीं होता। इस वाद में मैक्योरा के पास एक लकड़ी की कंपनी के एक के सिवाय बाकी सब शेयर थे। उसने कंपनी की लकड़ी का अपने नाम से बीमा कराया। आग के कारण लकड़ी जल गई। उसका दावा रद्द कर दिया गया क्योंकि लकड़ी में उस कोई बीमा हित नहीं था।
न्यायालय ने कहा, किसी भी शेयरधारी का कंपनी की किसी भी संपत्ति की किसी भी वस्तु में अधिकार नहीं होता क्योंकि उसका उसमें कानूनी या न्यायोचित हित नहीं है। 6. शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। शाश्वत उत्तराधिकार शब्द का अर्थ है निरंतर विद्यमान रहना। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों के दिवालियापन, मृत्यु, पागलपन जैसे कारणों से प्रभावित नहीं होगा। कंपनी का एक शाश्वत उत्तराधिकार होता है। सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। यदि कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाए तब भी कंपनी का विधिक अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। एक निजी कंपनी के सारे सदस्य साधारण सभा के समय युद्ध के मध्य एक बम के कारण मारे गए, परंतु कंपनी बची रही। एक हाइड्रोजन बम भी उसे समाप्त नहीं कर सका। उपयुक्त अवस्था में मृत अंशधारियों के कानूनी उत्तराधिकारी सदस्य बन जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी का कभी अंत नहीं हो सकता। आपने पढ़ा है कि कंपनी विधि द्वारा निर्मित की जाती है तथा विधि की प्रक्रिया द्वारा ही इसका अंत भी किया जाता है। 7. शेयरों का हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनियों के लोकप्रिय होने का एक विशेष कारण यह है कि उनके शेयर आसानी से हस्तांतरित हो सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के शेयर निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 58(2) के अनुसार उपधारा 1 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी सार्वजनिक कंपनी में किसी सदस्य की प्रतिभूतियां या अन्य हित स्वच्छंद रूप से हस्तांतरणीय होंगे, बशर्ते प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की बाबत कोई अनुबंध 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध के रूप में प्रवर्तनीय होगा। इसलिए वर्तमान अधिनियम सार्वजनिक कंपनी के शेयरधारियों के करारों को, जिनमें पहले प्रस्ताव का अधिकार और पहले मना करने का अधिकार का प्रावधान है, वैध है। परंतु एक निजी कंपनी को हस्तांतरणीयता पर कुछ पाबंदी लगानी आवश्यक है, परंतु निजी कंपनी भी हस्तांतरण का अधिकार पूर्ण रूप से वापस नहीं ले सकती। 8. सार्व मुद्रा, कॉमन सील। एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसकी मनुष्य की भांति देह नहीं है, इसलिए इसे अपने निदेशक अधिकारी व दूसरे कर्मचारियों के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं, परंतु यह उन दस्तावेजों के लिए बाध्य है जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। सार्वमुद्रा कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर होते हैं। इसके लिए एक धातु की मुद्रा प्रयोग करनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी की एक सार्व मुद्रा हो सकती है जिस पर उसका नाम अंकित होना चाहिए। धारा 22(2) के अनुसार कोई कंपनी अपनी सार्व मुद्रा के अधीन किसी व्यक्ति को साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अन्य अधिकार के अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर उसकी ओर से विलेखों के निष्पादन के लिए अधिकार दे सकती है। ऐसे किसी अटनी द्वारा कंपनी की ओर से उसकी मुद्रा के अधीन हस्ताक्षरित कोई विलेख बाध्य होगा और उसका वही प्रभाव होगा मानो वो उसकी सार्वमुद्रा के अधीन किया गया है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार सार्वमुद्रा अनिवार्य नहीं है। यदि किसी कंपनी की सार्वमुद्रा नहीं है, उस दशा में प्रमाणीकरण 2 निदेशकों या एक निदेशक और कंपनी सचिव, जहां कंपनी ने कंपनी सचिव की नियुक्ति की है, के द्वारा किया जाएगा। पुनः सिवाय इसके जहां इस अधिनियम में कोई दस्तावेज या कार्यवाही जिसका किसी कंपनी द्वारा प्रमाणीकरण अपेक्षित है, कंपनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या किसी ऐसे अधिकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित की जा सकेगी जिसे इस बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है तथा सार्वमुद्रा की आवश्यकता नहीं है। धारा 21(9) वाद योग्यता में सू और बी सूड। एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में कंपनी अपने नाम से वाद ला सकती है और इस पर वाद लाए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि कंपनी का एक पृथक विधिक अस्तित्व है। कंपनी अनुबंध कर सकती है और अनुबंधिक अधिकारों को दूसरों के विरुद्ध प्रवर्तित कर सकती है और यदि यह अनुबंधों का उल्लंघन करती है तो इस पर दूसरों द्वारा वाद लाए जा सकते हैं। 1.6 निगमन का आवरण हटाना, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। आपने पैरा 1.5 में पढ़ा है कि एक कंपनी का अपने सदस्यों से स्वतंत्र और एक पृथक विधिक अस्तित्व होता है। पृथक विधिक अस्तित्व का नियम सालोमन बनाम सालोमन एंड कन ली के वाद में अच्छी तरह से स्थापित हुआ। निगमन के समय कंपनी और इसके सदस्यों को अलग करने वाली एक रेखा खींची जाती है या एक आवरण डाला जाता है। वास्तव में कंपनी व्यक्तियों की संस्था है और ये व्यक्ति ही कंपनी की सारी सम्मिलित संपत्ति के वास्तविक लाभकारी स्वामी होते हैं। कंपनी के निगमन के पीछे जो असली व्यक्ति होते हैं, कंपनी का गठन होने और उसका विधिक अस्तित्व हो जाने के बाद उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। पृथक विधिक अस्तित्व के फलस्वरूप कंपनी को बहुत से लाभ मिलते हैं जिनके बारे में आपने इस इकाई के पिछले भाग में पढ़ा है, लेकिन जो कंपनी का ईमानदारी से प्रयोग करते हैं उन्हें ही निगमन का लाभ मिलता है। परंतु निगमन के आवरण का अनुचित व छल कपट उपयोग करने पर कानून इस निगमन के आवरण के उपेक्षा करता है और इसके पीछे जो व्यक्ति हैं और जो कपट के जिम्मेदार है उनका पता लगाता है और कंपनी तथा इसके सदस्यों को एक ही व्यक्ति मानता है। जब न्यायालय कंपनी की उपेक्षा करता है और कंपनी के सदस्यों और पद अधिकारों में दिलचस्पी लेता है तब ये कहा जाता है कि निगमन के आवरण को हटा दिया गया है। प्रो गौवा के अनुसार जब कानून निगमित अस्तित्व कॉर्पोरेट एंटिटी की उपेक्षा करता है और इस विधिक मुखौटे के पीछे जो व्यक्ति हैं उन पर ध्यान देता है तब इसे निगमित व्यक्तित्व का आवरण हटाना कहते हैं।
परंतु आप ध्यान रखें कि न्यायालय का निगमन के आवरण को हटाने का अधिकार पूर्णतया विवेकाधीन है। न्यायालय कंपनी का आवरण तभी हटाता है जब ऐसा करना सार्वजनिक हित में होता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वीजी सी ओडुसुमाध 1999 वाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि विधि में नियम के तौर पर निगमन का आवरण हटाना स्वीकृति योग्य नहीं है जब तक कि कानून में स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया या चिंताजनक कारणों से जैसे छल कपट को रोकने की चेष्टा या शत्रु देश के साथ व्यापार को रोकना है। जिन परिस्थितियों में निगमन का आवरण हटाया जा सकता है उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 2 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है: अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत और न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत। आइए अब इनका विस्तार से वर्णन करें। 1 जून 2001 अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कंपनी अधिनियम 2013 में ही ऐसे कुछ मामलों के लिए प्रावधान है जिनमें कंपनी के निदेशक या सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में यद्यपि कंपनी का पृथक अस्तित्व तो रखा जाता है, परंतु कंपनी के साथ साथ निदेशकों या सदस्यों को भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह मामले निम्नलिखित है। 1 प्रविवरण में मिथ्या कथन, धारा 34 व 35। 2 प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए कंपनी और प्रत्येक निदेशक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ और वह सभी व्यक्ति जो प्रविवरण जारी करने के अधिकृत हैं, वे सभी उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसने उस मिथ्या कथन के विश्वास पर शेयर खरीदे हैं, हानि व हर्जाना देने के उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों को कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा और जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है का दंड दिया जा सकता है, और वे जुर्माने के जिम्मेदार होंगे जो छल कपट की कुल रकम से कम नहीं होगा और यह इस राशि का 3 गुना तक हो सकता है। धारा 34 और धारा का 3 गुण हो सकता है। 34 और धारा 47 साथ पढ़े जाएं। यद्यपि उपरोक्त कथित दंड से व्यक्ति बच सकता है यदि वह यह सिद्ध कर दे कि ऐसा कथन या लोप महत्वहीन था या उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार था और वह प्रविवरण जारी किए जाने के समय तक यह विश्वास करता रहा था कि कथन सत्य है या सम्मिलित किया जाना अथवा लोप किया जाना आवश्यक था। आवेदन राशि को वापस न करने की चूक, धारा 39। कंपनी जनता को जब प्रतिभूति जारी करती है तो प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस में दी गई रकम न्यूनतम रकम के रूप में 30 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यदि प्राप्त नहीं की जाती तो ऐसी राशि को निर्धारित समय के भीतर और रीति में वापस कर दिया जाएगा। रूल 11 ऑफ कंपनीज प्रॉस्पेक्टस एंड सेक्चुरीज रूल्स 2014 के अनुसार आवेदन पत्र की रकम शेयरों के जारी के बंद होने 15 दिन के अंदर वापस करनी होगी। यदि नहीं तो कंपनी के निदेशक जो कंपनी के अधिकारी हैं वह संयुक्त और पृथक रूप से 15% वार्षिक दर से ब्याज समेत रकम वापस करने पर बाध्य हैं। चूक डिफॉल्ट की दशा में कंपनी और इसके अधिकारी जिसने चूक की है 1000 रुपये प्रतिदिन जब तक यह चूक जारी रहती है या 1 लाख रुपए इनमें से जो भी कम है दंड पेनल्टी के लिए उत्तरदायी होंगे। 3 नाम की अशुद्धि आना बताना, नॉन डिस्क्लोजर बटा मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, धारा 12। धारा 12 के अनुसार कंपनी अपने नाम हुडियों, वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और ऐसे दस्तावेजों पर जो विहित है मुद्रित करेगी। 8 जब कोई कंपनी अधिकारी कंपनी की ओर से कोई अनुबंध विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, चेक या मुद्रा के आदेश पर हस्ताक्षर करता है तो ऐसा व्यक्ति यदि कंपनी के नाम का उल्लेख नहीं करता है या गलत नाम देता है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। इस प्रकार एक चेक पर एक कंपनी का नाम LR एजेंसीज लिमिटेड लिखा गया जबकि वास्तव नाम L&R लिमिटेड था। हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। हेंडन वी एडलमैन 1973। इसके अतिरिक्त कंपनी और इसके अधिकारी जिनसे चूक हुई है 1000 रुपये प्रतिदिन जब तक चूक रहती है और 1 लाख रुपए इनमें दोनों में जो कम है के उत्तरदायी होंगे।
4. धारा 210 या 212 या 213 के अंतर्गत किसी कंपनी के कार्यकलापों का जांच इन्वेस्टिगेशन करने हेतु निरीक्षक को उसके कार्य में सहायता। धारा 219 धारा 219 में प्रावधान है कि यदि किसी कंपनी के कार्यकलापों की छानबीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए धारा 210 व धारा 212 या धारा 213 के अधीन निरीक्षक नियुक्त किया गया है, तो निरीक्षक ऐसी किसी अन्य कंपनी जो इस कंपनी से संबंधित है और एक ही प्रबंध के या समूह के अधीन है और ऐसे किसी व्यक्ति का जो किसी उचित समय पर प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी रहा हो की जांच कर सकता है। 5. कंपनी के स्वामित्व की छानबीन। धारा 216 फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। धारा 216 के अनुसार जहां केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने का कारण है, तब वह एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती जो कंपनी और उसकी सदस्यता संबंधित मामलों की छानबीन करे और उन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि असली व्यक्ति का पता लगाया जा सके जो है कंपनी की सफलता या असफलता में चाहे वास्तविक रूप से या स्पष्ट रूप से वित्तीय रूप से दिलचस्पी ले रहे हैं, बटा लेते रहे हैं या कंपनी की नीति को कौन नियंत्रित करने में या प्रभावित करने में समर्थ हैं या रहे हैं। 6. शक्ति बाह्य कार्यों के लिए दायित्व लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स। कंपनी के निदेशक और दूसरे अधिकारी उन सब कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे जो कंपनी की ओर से किए हैं यदि वे शक्ति बाह्य हैं, अर्थात कंपनी की शक्ति के बाहर हैं। 7. कारोबार का छल कपट पूर्ण संचालन करना फ्रॉड्यूलेंट कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस। धारा 339 के अनुसार यदि किसी कंपनी के समापन वाइंडिंग अप के दौरान में यह प्रतीत होता है कि कंपनी का कारोबार कंपनी के लेनदारों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के आशय से किया गया है, ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे कार्य सहयोगी साथ थे व्यक्तिगत रूप से किसी ऋण या अन्य देयताओं के उत्तरदायी होंगे। ऐसे में अधिकरण ट्राइब्यूनल कंपनी के विधिक अस्तित्व की अनदेखी कर सकता है और कपटी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से कंपनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी बना सकता है। अन्य अधिनियमों में दायित्व लायबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट्स। कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त निदेशक व अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दूसरे कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे। उदाहरण के तौर पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब निजी कंपनी का समापन होता है और यदि पिछले वर्ष की आय पर बकाया आयकर कंपनी से वसूल नहीं किया जा सकता, तब हर व्यक्ति जो किसी भी समय संबंधित पिछले वर्ष में कंपनी का निदेशक था कर देने के लिए संयुक्त व पृथक रूप से उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 फेमा के अंतर्गत निदेशक व दूसरे अधिकारियों पर अधिनियम की अवहेलना करने के लिए संयुक्त व पृथक रूप से अभियोग किया जा सकता है। 1.6 दो न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस न्यायालयों ने जब निगमन का आवरण हटाया है या हटा सकते हैं, उन सब वादों केसेस का बताना कठिन है। कुछ ऐसे वादों का वर्णन किया जा सकता है जहां न्यायिक निर्णय दिया है। वह एक विचार बनाया जा सकता है कि किसी प्रकार की परिस्थितियों में निगम व्यक्तित्व का दिखावा हटाया गया था या जहां पर यदि आवश्यकता पड़ी तो उन व्यक्तियों को पहचाना गया और दंडित किया गया। 1. राजस्व सुरक्षा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू सर दिनशा मानेकजी पेटिट 1927 सर दिनशा मानेकजी पथित के बाद में करदाता एक अरबपति व्यक्ति था, लाभांश और ब्याज आय के रूप में बहुत बड़ी राशि अर्जित कर रहा था। उसने 4 निजी कंपनियों का गठन किया और अपना निवेश उन कंपनियों के शेयर के बदले हर कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। लाभांश और ब्याज की आय जो कंपनी को मिलती थी वह सर दिनशा को ऋण के रूप वापस कर देती थी। यह निर्णय दिया कि करदाता ने कंपनी केवल आयकर न देने के लिए गठित की थी। कंपनी और करदाता दोनों अलग नहीं थे, यह कोई व्यापार नहीं करती थी, परंतु यह विधिक अस्तित्व केवल लाभांश और ब्याज प्राप्त करने के लिए गठन की गई थी
और करदाता को ऋण देने का बहाना था। 2. धोखा या अनुचित आचरण रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट। यदि कंपनी का उद्देश्य धोखा देना या अनुचित आचरण करना रहा है तो न्यायालय ने निगमन के आवरण को हटाया है और वास्तविकता को देखा है। गिलफोर्ड मोटर कंपनी बनाम हॉर्न गिलफोर्ड मोटर को एलटीडी वर्सेस हॉर्न के बाद में हॉर्न को गिलफोर्ड मोटर कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त किया। करार अनुसार शर्त हुई कि कार्य छोड़ने के कुछ समय तक वह कंपनी के ग्राहकों तोड़गा नहीं और कंपनी के साथ स्पर्धा नहीं करेगा। वादी के निकालने के बाद हॉर्न ने एक कंपनी गठित की जिसने स्पर्धा कारोबार चलाया। सब शेयर उसने अपनी पत्नी और कंपनी के कर्मचारी को आवंटित कर दिए, जिन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया था। निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी हॉर्न का कंपनी पर नियंत्रण था, इस कारण इसका गठन वादी कंपनी के साथ करार तोड़ने के लिए केवल एक बहाना मात्र या दिखावा क्लोक और शांत थी। न्यायालय ने उसके और उसकी कंपनी के विरुद्ध ग्राहक तोड़ने को रोकने के लिए निषेधादेश इंजंक्शन जारी किया। इसी प्रकार जोन्स बनाम लिपमैन 1962 जोन्स वर्सेस लिपमन के मुकदमे में जमीन के विक्रेता ने एक अनुबंध का निर्दिष्ट निष्पादन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पालने के लिए जमीन देने के लिए एक कंपनी गठित की। निर्णय हुआ कि जमीन को कंपनी को दे देने से विक्रेता के निर्दिष्ट निष्पादन को टाला नहीं सकता, क्योंकि कंपनी क्रय अनुबंध को टालने के लिए केवल एक दिखवा थी। विक्रेता और कंपनी के विरुद्ध अनुबंध के निर्दिष्ट निष्पादन का निर्णय हुआ। कंपनी के शत्रु स्वरूप का निर्धारण करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, वह मित्र या शत्रु नहीं हो सकती, लेकिन युद्ध के दौरान निगमन का आवरण हटाना आवश्यक होता है और उस कंपनी के पीछे व्यक्ति शत्रु या मित्र है, यह देखना बटा ज्ञात करना आवश्यक होता है। यह इसलिए कि कंपनी का अलग अस्तित्व होता है, वह इसका कार्य व्यक्ति ही चलाते हैं। डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड डेमलर को एलटीडी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर को एलटीडी 1916 के बाद में एक कंपनी इंग्लैंड में पंजीकृत की गई। इस कंपनी का उद्देश्य जर्मनी में एक जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित टायरों को इंग्लैंड में बेचना था। इस कंपनी के अधिकांश शेयरधारी व सभी निदेशक जर्मन थे। 1914 में इंग्लैंड व जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों निर्णय लेने वाली निकाय, निदेशक बोर्ड व अंशधारियों पर जर्मन लोगों का नियंत्रण था। आथ कंपनी जर्मन कंपनी थी, इसलिए यह शत्रु कंपनी थी। आथ कंपनी ने ऋण वसूली के लिए एक वाद दायर किया व इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ऋण अदायगी शत्रु के साथ व्यापार करना होगा और शत्रु के साथ व्यापार करना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। 4. नियंत्रित कंपनियों को एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए गठित करना फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 के केस में एक परिवहन कंपनी अपनी गाड़ियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहती थी, परंतु वह अपने नाम से आवेदन नहीं दे सकती थी। इसलिए इसने एक नियंत्रित कंपनी सब्सिडरी बनाई और उसके नाम से लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। गाड़ियों को नियंत्रित कंपनी के नाम पर हस्तांतरित करना था। निर्णय हुआ नियंत्रक व नियंत्रित कंपनियां एक वाणिज्यिक इकाई है और लाइसेंस आवेदन को रद्द कर दिया गया। स्टेट ऑफ यूपी बनाम वी रेणु सागर पावर कंपनी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रेणु सागर पावर को एलटीडी 1991 के बाद में यूपी सरकार ने कंपनियां जो अपने प्रयोग के लिए बिजली उपज करती हैं, कुछ उन्हें राजस्व सब्सिडी सहायता मिलेगी की घोषणा की। रेणु सागर पावर कंपनी हिंडल्को की 100% नियंत्रित कंपनी थी और सारी बिजली किसी और को नहीं बल्कि 6 हिंडल्को को दे रही थी।
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियंत्रक कंपनी के पास नियंत्रित कंपनी के 100% शेयर है और यह केवल नियंत्रक कंपनी के लिए बनाई थी, इसलिए निगमन का आवरण हटाया जा सकता है। हिंडल्को को राजस्व सहायता मिलेगी। दोनों कंपनियां एक ही इकाई हैं। आप नोट करें कि इस मामले में कंपनी के हित के लिए आवरण हटाया गया, निदेशकों, अधिकारियों व कंपनी को दंड देने के लिए नहीं। फिर जेबी एक्सपोर्ट लिमिटेड बनाम बी एस ई एस राजधानी पावर लिमिटेड 2007 जेबी एक्सपोर्ट्स एलटीडी वर्सेस बीएसईएस राजधानी पावर एलटीडी 2007 के मामले में अपीलकर्ता नंबर 1 कंपनी ने अपीलकर्ता नंबर 2 कंपनी की सारी शेयर पूंजी ले ली जो उसकी एक पंजीकृत उपभोक्ता थी, जिसे उसके फैक्ट्री भवन में बिजली कनेक्शन दिया था, और यह पता लगने पर कि बिजली का उपभोग अपीलकर्ता नंबर 1 कर रहा है, बिजली बोर्ड ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता नंबर 2 से किराए पर देने के कारण खर्चा वसूल हो। न्यायालय के निर्णय दिया कि निगमन का आवरण सिद्धांत लागू करने पर दोनों कंपनियां एक ही इकाई हैं, इसलिए किराए सब लेटिंग का प्रश्न नहीं है। जो कंपनी अपने सदस्यों बटा शेयरधारियों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए गठित की जाती है, वेयर अ कंपनी एक्ट्स एज एजेंट फॉर इट्स मेंबर्स शेयर होल्डर, यदि शेयरधारियों व कंपनी में ठहराव है कि कंपनी शेयरधारियों के एक एजेंट के रूप में व्यापार चलाने के कार्य करेगी, तो व्यापार वास्तव में शेयरधारियों का है। जहां इस तरह का ठहराव होता है, व्यक्तिगत रूप से शेयरधारियों पर दायित्व होगा। आर जी फिल्मस लेह के बाद में एक अमेरिकी कंपनी ने भारत में मानसून नामक एक फिल्म का निर्माण किया और पूंजी भी लगाई, लेकिन तकनीकी रूप में यह फिल्म इंग्लैंड में निर्गमित एक कंपनी के नाम से बनाई गई थी। ब्रिटिश कंपनी की पूंजी केवल एक नकद पाउंड के 100 शेयर यानी 100 पाउंड थी। इसमें से 90 शेयर अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट के पास थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड ने फिल्म को ब्रिटिश फिल्म के रूप में पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने बोर्ड ऑफ ट्रेड के मत की पुष्टि की। न्यायालय ने निर्णय दिया कि फिल्म की सच्ची निर्माता अमेरिकी कंपनी थी और ब्रिटिश कंपनी ने तो केवल उसके एजेंट के रूप में कार्य किया। आर्थिक अपराध की दशा में इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस शांतनुरे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया संतनुरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में यह निर्णय हुआ कि न्यायालय को निगमन का आवरण हटाने का अधिकार है यदि कोई आर्थिक अपराध हुआ है और विधिक दिखाने की आड़। आर्थिक वास्तविकता क्या है? इस वाद में कंपनी पर यह आरोप लगा कि उसने केंद्रीय उत्पाद व नमक अधिनियम 1944 की धारा 11A का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्णय देने वाले अधिकारी निगमन का आवरण हटा सकते हैं यह पता करने के लिए कि कौन से निदेशक धोखा, तथ्यों को छुपाया जानबूझकर अशुद्ध कथन या सत्य छुपा रहे थे या अधिनियम के प्रावधानों का या उसके नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और उत्पाद शुल्क नहीं दे रहे थे। 7. जब कंपनी का उपयोग कल्याणकारी कानूनों से बचना हो, वेयर कंपनी इज यूज्ड टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन, जहां यह पता लगे कि नई कंपनी गठन करने का उद्देश्य केवल कर्मियों को बोनस की राशि घटा देने के एक साधन के रूप में उपयोग करना था। उच्चतम न्यायालय ने निगमन के आवरण को हटाकर व्यवहारिक स्थिति का पता लगाने का निर्णय दिया। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज ली बनाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज ली। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री एलटीडी वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री एलटीडी 1986 वाद में एक नई कंपनी का गठन किया गया जिसकी अपनी कोई परिसंपत्ति नहीं थी सिवाय उस परिसंपत्ति के जो प्रधान कंपनी ने इसे हस्तांतरित की थी। नई कंपनी का अपना कोई व्यवसाय भी नहीं था। इसे हस्तांतरित किए गए शेयरों पर लाभांश प्राप्त होता था।
इस प्रकार प्रधान कंपनी सकल लाभों को कम करने में सफल हुई और इससे मजदूरों को देय बोनस राशि घटा दी गई। उच्चतम न्यायालय ने नई कंपनी के स्वतंत्र पद को खारिज किया और निर्देश दिया कि नई कंपनी को दी गई लाभांश की राशि भी प्रधान कंपनी के सकल लाभों को निर्धारण करते समय शामिल की जाएगी। 8. जब कंपनी का किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए, वेयर कंपनी इज यूज्ड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, न्यायालयों ने निगमन का आवरण उठाया है जहां इसका अवैध या अनुचित कार्य के लिए एक माध्यम के रूप उपयोग में किया गया हो। PN B फाइनेंसली बनाम भीतल प्रसाद जैन 1983 व सेबी बनाम लिब्रा प्लांटेशन ली 1999 PNB फाइनेंस LTD वर्सेस शीतल प्रसाद जैन 1983 एंड SCBI वर्सेस लिब्रा प्लांटेशन LTD 1999। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जो प्रॉपर्टी छल कपट स्कीम द्वारा प्राप्त की गई थी उसको भी तीसरे पक्ष के पास से वापस लेने का आदेश दिया। 9. न्यायालय का अपमान करने पर दंड, टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ फॉर कॉन्टेम्प्ट कोर्ट। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होते हुए भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। जो व्यक्ति गलती पर हैं उनका पता लगाना चाहिए। ज्योति ली बनाम कंवलजीत कौर भसीन 1987, ज्योति LTD वर्सेस कंवलजीत कौर भसीन। 10. कंपनी की तकनीकी योग्यता देखना, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि तकनीकी योग्यता के लिए प्रवर्तकों का अनुभव कंपनी का अनुभव माना जाएगा। यहाँ आप यह नोट करेंगे कि कंपनी के लाभ के लिए भी निगमन का आवरण हटाया गया। न्यू होराइजन लेह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, न्यू होरिजोन्स LTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 11. जहां कंपनी केवल धोखा या दिखावा है, वेयर कंपनी इज मियर शाम और क्लोक उदास माली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्कीपर कंस्ट्रक्शन कंपनी P0 ली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी P LTD 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि एक निदेशक और उसको फैमिली ने कई कंपनियां खोल दी हैं तो उन्हें एक ही अस्तित्व माना जाएगा यदि यह पता लगे कि निगमित निकाय केवल एक धोखा है और यह केवल अवैध कार्य या लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं। 7. कंपनी और साझेदारी में भेद। आपने पढ़ा कि कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और सीमित दायित्व व शाश्वत उत्तराधिकार इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए अब यह अध्ययन करें कि एक कंपनी और एक प्रचलित व्यक्तियों की संस्था जिसे साझेदारी कहा जाता है में क्या अंतर है। इन दोनों के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। 1. निर्माण की विधि, मोड ऑफ क्रिएशन। कंपनी की स्थापना केवल तभी होती है जब वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाती है, जबकि एक साझेदारी का गठन साझेदारों में किए गए करार द्वारा होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, इसलिए एक साझेदारी फर्म जो पंजीकृत नहीं है वह अवैध नहीं है। 2. सदस्यता, मेंबरशिप। का न्यूनतम साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, जबकि निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है और सार्वजनिक कंपनी में 7 है। अधिकतम साझेदारी में अधिकतम संख्या 50 तक सीमित है। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम संख्या 200 है। भूतपूर्व व वर्तमान कर्मचारियों को छोड़कर और संयुक्त रूप से अंशधारी एक सदस्य माने जाते हैं, परंतु सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं है। 3. विधिक स्थिति, लीगल स्टेटस। कंपनी एक पृथक विधिक व्यक्तित्व के रूप में होती है, जबकि साझेदारी एक पृथक व्यक्ति नहीं है। साझेदारी आमतौर से फर्म कहलाती है और इसका सदस्यों से अलग विधिक अस्तित्व नहीं होता।
सारे साझेदारों को एक फर्म कहने का एक सरल तरीका है। कंपनी क्योंकि एक कानूनी व्यक्ति है, इसलिए अपने सदस्यों से भिन्न है। 4. सदस्यों का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, शेयरों द्वारा सीमित। कंपनी में प्रत्येक शेयरधारी का दायित्व उसके पास शेयरों के मूल्य तक या उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित है। लेनदार केवल कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु सदस्य या सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। असीमित दायित्व वाली कंपनी के भी लेनदार सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी सदस्यों से पृथक है। वे कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं, परंतु साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है और साझेदार फर्म के ऋण के लिए संयुक्त व पृथक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फर्म के लेनदार सभी साझेदारों के लेनदार हैं और वे साझेदारों के विरुद्ध व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सकते हैं। 5. शेयरों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सार्वजनिक कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं। एक निजी कंपनी हस्तांतरणीयता को मना किए बिना अपने शेयरों की हस्तांतरणीयता पर कुछ पाबंदियां लगाती है। कंपनियां खोल दी हैं तो उन्हें एक ही अस्तित्व माना जाएगा यदि यह पता लगे कि निगमित निकाय केवल एक धोखा है और यह केवल अवैध कार्य या लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं। 1.7 कंपनी और साझेदारी में भेद। आपने पढ़ा कि कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और सीमित दायित्व व शाश्वत उत्तराधिकार इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए अब यह अध्ययन करें कि एक कंपनी और एक प्रचलित व्यक्तियों की संस्था जिसे साझेदारी कहा जाता है में क्या अंतर है। इन दोनों के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। 1. निर्माण की विधि, मोड ऑफ क्रिएशन। कंपनी की स्थापना केवल तभी होती है जब वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाती है, जबकि एक साझेदारी का गठन साझेदारों में किए गए करार द्वारा होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसलिए एक साझेदारी फर्म जो पंजीकृत नहीं है वह अवैध नहीं है। 2. सदस्यता, मेंबरशिप। का न्यूनतम साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, जबकि निजी कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है और सार्वजनिक कंपनी में 7 है। अधिकतम साझेदारी में अधिकतम संख्या 50 तक सीमित है। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम संख्या 200 है। भूतपूर्व व वर्तमान कर्मचारियों को छोड़कर और संयुक्त रूप से अंशधारी एक सदस्य माने जाते हैं, परंतु सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं है। 3. विधिक स्थिति, लीगल स्टेटस। कंपनी एक पृथक विधिक व्यक्तित्व के रूप में होती है, जबकि साझेदारी एक पृथक व्यक्ति नहीं है। साझेदारी आमतौर से फर्म कहलाती है और इसका सदस्यों से अलग विधिक अस्तित्व नहीं होता। सारे साझेदारों को एक फर्म कहने का एक सरल तरीका है। कंपनी क्योंकि एक कानूनी व्यक्ति है, इसलिए अपने सदस्यों से भिन्न है। 4. सदस्यों का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। शेयरों द्वारा सीमित। कंपनी में प्रत्येक शेयरधारी का दायित्व उसके पास शेयरों के मूल्य तक या उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित है। लेनदार केवल कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु सदस्य या सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। असीमित दायित्व वाली कंपनी के भी लेनदार सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी सदस्यों से पृथक है। वे कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं, परंतु साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है और साझेदार फर्म के ऋण के लिए संयुक्त व पृथक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फर्म के लेनदार सभी साझेदारों के लेनदार हैं और वे साझेदारों के विरुद्ध व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से कार्यवाही कर सकते हैं। 5. शेयरों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
सार्वजनिक कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं। एक निजी कंपनी हस्तांतरणीयता को मना किए बिना अपने शेयरों की हस्तांतरणीयता पर कुछ पाबंदियां लगाती है। एक साझेदारी में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के सहमति के बिना अपने शेयर का विक्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता। 6. शाश्वत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन। एक कंपनी के पास शाश्वत उत्तराधिकार होता है। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया, पागल या अलग होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं है। जब तक कोई करार न हुआ हो, फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालिया होना इत्यादि से साझेदारी फर्म का अंत हो जाता है। 7. प्रबंध मैनेजमेंट। कंपनी के कार्यों का प्रबंध एक निदेशक मंडल करता है। निदेशक मंडल में निदेशक साधारण सभा में शेयरधारियों द्वारा निर्वाचित, नियुक्ति या पुनः नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी के कार्यों के प्रबंध में सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरी ओर साझेदारी में हर साझेदार फर्म के प्रबंध में भाग ले सकता है यदि साझेदारी विलेख या करार के इसके विपरीत न दिया हो। 8. एजेंसी संबंध एजेंसी रिलेशनशिप। शेयरधारी कंपनी के एजेंट नहीं होते और उनको कंपनी को अपने कार्यों से बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होता। साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का और दूसरे साझेदारों का एजेंट होता है। एक साझेदार दूसरे साझेदारों के कार्यों से बाध्य होता है यदि वे कार्य उसके स्पष्ट या प्रत्यक्ष अधिकार में हों। 9. संपत्ति प्रॉपर्टी। कंपनी की स्थिति में कंपनी की संपत्ति उसके नाम होती है और इसका संपत्ति पर स्वामित्व होता है। यह किसी व्यक्तिगत शेयरधारियों की नहीं होती। कंपनी के जीवन काल में किसी भी शेयरधारी का कंपनी की किसी भी संपत्ति में कोई विधिक या न्यायोचित हित नहीं होता। लेकिन साझेदारी की स्थिति में साझेदार फर्म की संपत्ति के संयुक्त स्वामी होते हैं। 10. सांविधिक अपेक्षाएं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स उदास माली। एक कंपनी के लिए उदास माली एक पर विभिन्न सांविधिक औपचारिकताएं पूरा करना आवश्यक है, जैसे सांविधिक बहियां, स्टैट्यूटरी बुक्स रखना व खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण करवाना इत्यादि। लेकिन साझेदारी फर्म का ऐसा कोई सांविधिक दायित्व नहीं है। 11. शक्तियां पावर। कंपनी की शक्तियां सीमानियम के उद्देश्य खंड में दी होती हैं। उनका परिवर्तन अधिनियम में दिए हुए तरीके से होता है। साझेदारी में साझेदार साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड में आपसी सहमति से परिवर्तन सकते हैं। 12. विघटन डिसोल्यूशन। कंपनी के निगमित अस्तित्व का अंत केवल कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। एक साझेदारी का विघटन किसी भी समय साझेदारों के करार से हो सकता है या ऐच्छिक साझेदारी में एक भी साझेदार के जाने पर। 13. विनियम विधान गवर्निंग लेजिस्लेशन। कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियमन और स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग आवश्यकताओं लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स द्वारा विनियमित की जाती है, जबकि साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा विनियमित की जाती है। 8. कंपनी और सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 एक नया अधिनियम है। इस अधिनियम में साझेदारी के गठन, साझेदारों के दायित्व को सीमित रखने का कंपनी के शेयरधारियों की तरह प्रावधान है। इस प्रकार जनता को साझेदारी अधिनियम 1932 या सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत साझेदारी फर्म गठन के लिए विकल्प है। यद्यपि एल.पी. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में साझेदारों का दायित्व सीमित है, परंतु यह कंपनी से कई बातों में भिन्न है। एक सीमित दायित्व साझेदारी और सीमित दायित्व कंपनी में निम्नलिखित अंतर हैं। एक विनियामक अधिनियम
रेगुलेटिंग एक्ट एक सीमित दायित्व साझेदारी का विनियमन सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार होता है, जबकि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नियमित होती है। कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में होना चाहिए, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में नाम के अंत में एल पी या सीमित दायित्व साझेदारी होना आवश्यक है। 2 न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या सीमित दायित्व साझेदारी एल पी में न्यूनतम साझेदार 2 होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में न्यूनतम संख्या 7 होनी आवश्यक है। सीमित दायित्व साझेदारी ही हैं, लेकिन प्राइवेट में अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्राइवेट सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते। कंपनी में 200 कंपनी में 200। 3 शासन विधि ढांचा गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक मूल अंतर सीमित दायित्व साझेदारी और कंपनी में शासन विधि ढांचे का है। कंपनी का ढांचा कानून द्वारा विनियमित रेगुलेटेड होता है, अर्थात कंपनी अधिनियम 2013, सीमा नियम और अंतर्नियमों द्वारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी में यह साझेदारों के बीच संविदात्मक करार के द्वारा होता है। 4 प्रबंध मैनेजमेंट सीमित दायित्व साझेदारी में प्रबंध उन साझेदारों के हाथों में नामित साझेदारों समेत डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है जिन्हें करार द्वारा अधिकार दिया हो, लेकिन कंपनी में व्यापार के प्रबंध व नियंत्रण का अधिकार निदेशक मंडल को होता है, जिसे शेयरधारी चुनते हैं। आत्म प्रबंध और स्वामित्व का विभाजन कंपनी की तरह सीमित दायित्व साझेदारी में स्वाभाविक नहीं है। 5 हित का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदार के आर्थिक अधिकार हस्तांतरित हो सकते हैं, यानी लाभों व हानि में हिस्सेदार का अधिकार समापन के समय अपना अंशदान प्राप्त करना। धारा 42। फिर भी ऐसे हस्तांतरण का प्रभाव साझेदार को अलग नहीं कर सकेगा और न ही सीमित दायित्व साझेदारी का समापन और विघटन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त न ही ऐसा हस्तांतरण हस्तांतरिती को सीमित दायित्व साझेदारी का साझेदार बनाने और प्रबंध में भाग लेने का अधिकार देता है। धारा 42। सीमित दायित्व साझेदारी का साझेदार बनने के लिए जब तक साझेदारी करार में प्रतिकूल न दिया हो, सारे मौजूदा साझेदारों की स्वीकृति चाहिए। अनुसूची 1 सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम में संलग्न लेकिन सार्वजनिक कंपनी में एक शेयरधारी अपने शेयर बिना किसी रुकावट के हस्तांतरित कर सकता है और हस्तांतरिती सदस्यता के अधिकारों का उत्तराधिकारी बन जाता है। 6 अंकेक्षण ऑडिट कंपनी के खातों का अंकेक्षण एक वैधानिक आवश्यकता है, परंतु सीमित दायित्व साझेदारी में नहीं है। सीमित दायित्व साझेदारी में यदि पूंजी अभिदान 25 लाख रु से अधिक या 40 लाख रु से अधिक वार्षिक बिक्री न हो तो अंकेक्षण आवश्यक नहीं है। रूल 28(8) ऑफ LLP रूल्स 2009-7 सभा मीटिंग शेयरधारियों की वार्षिक साधारण सभा कंपनी के लिए विधि द्वारा अनिवार्य है, लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों की वार्षिक सभी अनिवार्य नहीं है। 1.9 कंपनियों के प्रकार कंपनियों के वर्गीकरण करने के विभिन्न आधार हैं जो निम्नलिखित हैं। 1 निगमन इनकॉर्पोरेशन के आधार पर, 2 दायित्व लायबिलिटी के आधार पर, 3 नियंत्रण कंट्रोल के आधार पर। विभिन्न कंपनियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए चित्र 1.1 को ध्यानपूर्वक देखिए। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1 सितंबर 2001 निगमन के आधार पर। निगमन की पद्धति के आधार पर संयुक्त पूंजी कंपनियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1 चार्टरित कंपनी चार्टर्ड कंपनी वह कंपनी जिसका निगमन इंग्लैंड के राजा या रानी द्वारा अनुमत विशेष चार्टर के अंतर्गत किया जाता है, चार्टरित कंपनी कहलाती है। इस कंपनी का विनियमन इसके चार्टर के द्वारा होता है।
और इस पर कंपनी अधिनियम लागू नहीं होता है। चार्टर ही कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति और इसके अधिकार को भी निर्धारित करता है। चार्टरित कंपनी के जाने पहचाने उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ऐसी कंपनी अब भारत में गठित नहीं की जा सकती। सांविधिक कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। सांविधिक कंपनी वह कंपनी है जिसका निर्माण संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। ऐसी दो कंपनियां प्रायः सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित की जाती हैं। जिस विशेष अधिनियम के अंतर्गत इनका निर्माण होता है, उसी में ऐसी कंपनियों की प्रकृति और अधिकार भी दिए होते हैं। इन पर कंपनी अधिनियम के प्रावधान भी उस हद तक लागू होते हैं जहां तक वे विशेष अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य रखते हैं। सांविधिक कंपनी का पृथक विधिक अस्तित्व भी होता है और इसके लिए अपने नाम के बाद सीमित शब्द का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। ऐसी कंपनियों का अंकेक्षण भारत के ऑडिटर जनरल के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाता है और उनके कार्य की वार्षिक रिपोर्ट संसद या राज्य विधान मंडल जैसी भी स्थिति हो में रखनी होती है। ऐसी कंपनियों के सुविदित उदाहरण भारत का रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम और स्टेट बैंक और इंडिया आदि हैं। 3. पंजीकृत या निगमित कंपनी, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। एक पंजीकृत कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हुई है और वे कंपनियां जिनका गठन व पंजीकरण पहले से किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। एक पंजीकृत कंपनी अस्तित्व में तभी आती है जब इसे निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। पंजीकृत कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा नियमित होती हैं। एक पंजीकृत कंपनी निजी कंपनी या सार्वजनिक हो सकती है। एक निजी कंपनी वह होती है जो अपने अंतर्नियमों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा क शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है, ख अपने सदस्यों की संख्या वर्तमान व भूतपूर्व कर्मचारियों को शामिल किया बिना 200 तक सीमित रखती है और ग जनता को कंपनी के शेयरों या ऋणपत्रों के लिए अभिदान करने के लिए आमंत्रण करने का निषेध करती है। धारा 268। दूसरी ओर एक सार्वजनिक कंपनी वह होती है जो निजी कंपनी नहीं है बटा या जो ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो सार्वजनिक कंपनी की नियंत्रित कंपनी है, इस बात के बावजूद भी ऐसी नियंत्रित कंपनी अपने अंतर्नियमों में प्राइवेट कंपनी बनी रहती है। धारा 271। एक निजी कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम संख्या 7 है। 1.9। 2 दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर एक निगमित कंपनी 1 शेयरों द्वारा सीमित कंपनी हो सकती है या 2 गारंटी द्वारा सीमित कंपनी हो सकती है या 3 असीमित कंपनी हो सकती है। 1 शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वह कंपनी जिसमें इसके सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों पर अदत्त राशि यदि कोई है के आधार पर सीमानियम द्वारा सीमित होता है, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। धारा 222। ऐसी कंपनियों को आमतौर पर सीमित दायित्व वाली कंपनियों के रूप में जाना जाता है। यद्यपि कंपनी का दायित्व सीमित नहीं होता, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। दायित्व को कंपनी के सदस्यों के विरुद्ध कंपनी के जीवन काल में या समापन के दौरान प्रवर्तित किया जा सकता है। ऐसी कंपनी के पास शेयर पूंजी होनी चाहिए क्योंकि दायित्व की सीमा शेयरों के अंकित मूल्य द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर भी शेयरों पर अदत्त राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होता जब तक कानून व अंतर्नियम के अनुसार शेयर की मांग कॉल्स ना हो, जब तक कंपनी एक चालू व्यवसाय है और समापन के समय शेयर की मांग की जाए। 2 गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अधिनियम की धारा 2, 21
के अनुसार जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके सीमानियम के द्वारा उस राशि तक सीमित किया जाता है जो वे कंपनी के समापन की स्थिति में कंपनी की परिसंपत्तियों को अंशदान करने का वचन देते हैं, को गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। धारा 2(21) ऐसी कंपनी के पास शेयर पूंजी होनी आवश्यक नहीं है। यदि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का गठन बिना शेयर पूंजी के किया जाता है तो सदस्य केवल गारंटी की गई राशि के लिए ही दायी है, और वह भी तब जब कंपनी का समापन हो। लेकिन यदि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का गठन शेयर पूंजी के साथ किया जाता है तो सदस्य अपने शेयरों पर अदत्त राशि देने के लिए दायी है। लेकिन गारंटी की गई राशि केवल कंपनी के समापन के समय मांगी जा सकती है। 3. असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है उस कंपनी को एक असीमित कंपनी कहा जाता है। धारा 2(92) असीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व कंपनी के सारे ऋण व दायित्व की कुल राशि तक होता है। आप यह देखेंगे कि असीमित कंपनियों के सदस्यों का दायित्व साझेदारों के दायित्व की भांति होता है, परंतु साझेदारों के दायित्व के विपरीत कंपनी के सदस्यों पर सीधा वाद नहीं किया जा सकता। चूंकि कंपनी का पृथक विधिक अस्तित्व होता है, इसलिए कंपनी के विरुद्ध ही वाद होगा। लेनदारों को अपने दावों के लिए कंपनी के समापन के लिए आवेदन देना होगा, लेकिन सरकारी समापक सदस्यों को बिना किसी सीमा के दायित्व व ऋणों के भुगतान के लिए बुला सकता है। एक असीमित कंपनी के पास शेयर पूंजी होना आवश्यक नहीं है। धारा 18 के अनुसार कंपनी जिसका पंजीकरण असीमित कंपनी की भांति हुआ है बाद में सीमित कंपनी में परिवर्तन सकती है, परंतु ऐसे परिवर्तन से किसी ऋण, दायित्वों, आवेदनों या अनुबंधों पर जो कंपनी की ओर से किए गए थे कोई प्रभाव नहीं होगा। 1.9(3) नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करें जैसे कि नियंत्रित करता है। इस आधार पर आइए अब नियंत्रण के आधार पर कंपनियों के कंपनी के मामलों को कौन प्रभावशाली रूप से कंपनियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। नियंत्रक कंपनी और नियंत्रित कंपनी। 2. सरकारी कंपनी। 3. विदेशी कंपनी। नियंत्रक और नियंत्रित कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। बोलचाल की भाषा में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को नियंत्रित करती है तो नियंत्रण करने वाली कंपनी को नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है उसे नियंत्रित कंपनी या सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। अधिनियम की धारा 2(87) के अनुसार नियंत्रित कंपनी या नियंत्रित किसी अन्य कंपनी के संबंध में जैसे नियंत्रक कंपनी से अभिप्राय है एक कंपनी जिसमें नियंत्रक कंपनी निदेशक बोर्ड के संगठन का नियंत्रण करती है, या 2. कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का नियंत्रण या तो वह स्वयं या अपनी एक या अधिक नियंत्रित कंपनियों के साथ मिलकर करती है। एक कंपनी, मान लीजिए यह एस कंपनी है, दूसरी कंपनी, मान लीजिए ये एच है, कि केवल निम्नलिखित स्थितियों में नियंत्रित कंपनी मानी जाएगी। जब कंपनी एच दूसरी कंपनी एस के निदेशक मंडल के संगठन को नियंत्रित करती है। 2. जब कंपनी एच के पास एस कंपनी की आधे से अधिक इक्विटी शेयर पूंजी है। जहां कंपनी एच कंपनी एस के साथ मिलकर कंपनी जेड की आधे से अधिक कुल शेयर पूंजी का भाग रखती है, उस स्थिति में कंपनी जेड कंपनी एच की नियंत्रित कंपनी होगी। 3. जब कंपनी एस एक अन्य कंपनी टी की नियंत्रित कंपनी है और कंपनी टी कंपनी एच की नियंत्रित कंपनी है। केवल ऊपर बताई गई स्थितियों में ही कंपनी एस कंपनी एच की नियंत्रित कंपनी मानी जाएगी। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि एक नियंत्रक कंपनी प्रायः नियंत्रित कंपनी की एक प्रमुख शेयर होल्डर होती है और कानून की दृष्टि से दोनों का पृथक विधिक अस्तित्व होता है जब तक दोनों कंपनियों में कोई विशिष्ट अनुबंध न हो, इसमें से कोई भी दूसरे की एजेंट नहीं कही जा सकती।
एक नियंत्रित कंपनी को नियंत्रक कंपनी का एक अंग भी नहीं कहा जा सकता। 2. सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 243 के अनुसार एक सरकारी कंपनी का अर्थ है कोई भी वह कंपनी जो कंपनी अधिनियम में पंजीकृत हुई हो, जिसमें कम से कम 51% प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केंद्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार या सरकारों के पास है। इसमें वह कंपनी जो सरकारी कंपनी की नियंत्रित कंपनी है को भी सरकारी कंपनी माना जाता है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड BHEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं। एक सांविधिक निगम संसद के विशेष अधिनियम या राज्य के अधिनियम के द्वारा गठन की जाती है, जैसे जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया। वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी नहीं है, इसलिए ऐसी निगम सरकारी कंपनी नहीं है। ऐसी निगम सरकारी कंपनियों से भिन्न हैं और उनका पंजीकरण व नियंत्रण उनसे संबंधित अधिनियमों द्वारा होता है। एक सरकारी कंपनी सरकार की एजेंट नहीं होती। यह और कंपनियों की तरह जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, अपने सदस्यों से पृथक होती है। इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते और कंपनियों की तरह वह भी निजी व सार्वजनिक होती हैं। इन पर भी और कंपनियों की तरह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होते हैं। 3. विदेशी कंपनी फॉरेन कंपनी धारा 242 के अनुसार विदेशी कंपनी का अर्थ भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी या निगमित निकाय है। आय जिसका भारत में चाहे स्वयं द्वारा या किसी एजेंट द्वारा भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा कारोबार का स्थान है, और 2. जो किसी अन्य तरीके से भारत में किसी भी व्यापारिक क्रियाकलाप का संचालन करती है। यद्यपि धारा 386C के अनुसार शेयर हस्तांतरण कार्यालय या शेयर पंजीकरण कार्यालय व्यापार का स्थान भी हो सकता है। धारा 380 के अंतर्गत प्रत्येक विदेशी कंपनी को भारत में व्यापार के क्षेत्र की स्थापना के 30 दिन के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने आवश्यक है। कंपनी के चार्टर, कानून या सीमा नियम और अंतर्नियम या कंपनी का गठन करने वाले या गठन को परिभाषित करने वाले कोई अन्य लिखित प्रलेख, और यदि अंग्रेजी भाषा में प्रलेख इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में उसका प्रमाणित अनुवाद। कंपनी के पंजीकृत या प्रधान कार्यालय का पूरा पता। कंपनी के निवेशकों और सचिव की सूची, जिसमें ऐसे विवरण होंगे जैसा निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड है। यह भारत में रहने वाले एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के नाम और पते जो कंपनी की ओर से कोई नोटिस या विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है। भारत में कंपनी के उस कार्यालय का पूरा पता जिसके बारे में यह माना जाएगा कि वह भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान है। पूर्व अवसर या अवसरों पर भारत में खोले गए और बंद के स्थानों का ब्यौरा किए गए। यह घोषणा कि कंपनी का कोई निदेशक या भारत में कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि कभी भी अपराधी नहीं घोषित किया गया या भारत में अथवा विदेश में कंपनी के गठन और प्रबंध करने से रोका नहीं गया है, और कोई अन्य जानकारी जो विहित की जाए। जहां इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए गए दस्तावेजों में कोई परिवर्तन किया जाता है या होता है, वहां विदेशी कंपनी ऐसे परिवर्तन के 30 दिन के भीतर परिवर्तन के ब्यौरों वाली एक विवरणी पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को विहित प्रारूप में भेजेगी। धारा 382 के अनुसार प्रत्येक विदेशी कंपनी सहजदृश्य कॉन्स्पिकसुली रूप में अपने कार्यालय या उस स्थान के बाहर जहां वह कारोबार करती है प्रदर्शित करेगी, और हर प्रविवरण में आय कंपनी का नाम, 2 उस देश का नाम जहां वह निगमित की गई है, 3 यह तथ्य कि सब सदस्यों का दायित्व सीमित है।
उपर्युक्त सूचना सभी कारोबार पत्रों, बिल शीर्ष, कागज पत्रों और नोटिसों और कंपनी के अन्य आधिकारिक प्रकाशनों में अंग्रेजी में और उस स्थान की उपयोग में आने वाली स्थानीय भाषा में जहां कार्यालय या स्थान स्थित है निर्दिष्ट करेगी। धारा 381 के अनुसार प्रत्येक विदेशी कंपनी सिवाय उस वर्ग की कंपनियों के जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त है, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कर ऐसे प्रारूप में बैलेंस शीट और लाभ हानि लेखा तैयार करेगी जिसमें ऐसे विवरण होंगे या ऐसे दस्तावेज सम्मिलित होंगे या उससे उपाबद्ध या संलग्न होंगे जो निर्धारित किए गए हैं, और ख उन दस्तावेजों की एक प्रति रजिस्ट्रार को सपुर्द करेगी। विदेशी कंपनी को भी अधिनियम की धारा 92 के प्रावधान जो वार्षिक विवरणी के रजिस्ट्रार के पास जमा करने से संबंधित हैं, लागू होते हैं। 1.10 पंजीकृत कंपनियों के अन्य प्रकार, अदर काइंड्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। अन्य पंजीकृत कंपनियां की श्रेणी में ये कंपनियां हैं: 1. उत्पादक कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। 2. एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी। 3. लघु कंपनी, स्मॉल कंपनी। 1.10 एक उत्पादक कंपनी। द अलग आयोग की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रावधान उत्पादक कंपनियों से संबंधित है। 1. उत्पादक कंपनी का अर्थ उत्पादक कंपनी वह निगमित निकाय है जिसका संबंध उन सभी कार्यकलाप से है जो प्राथमिक उत्पाद से जुड़ा या संबंधित है। प्राथमिक उत्पाद से अभिप्राय आय, किसानों का वह उत्पाद जो कृषि से उत्पन्न होता है, इसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं, या 2. और कोई दूसरी प्राथमिक कार्यकलाप जिससे किसानों या उपभोक्ताओं के हित को प्रोत्साहन देना हो, या 3. उन लोगों द्वारा उत्पादन जो हथकरघा व दस्तकारी और कुटीर उद्योग में लगे हैं, या 4. ऊपर लिखे कार्यकलापों से जुड़ी उपउत्पाद या सहायक वस्तु। 2 सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या कोई भी 10 या अधिक उत्पादकों द्वारा, जो व्यक्ति हैं, या 2 या अधिक उत्पादक संस्थाएं या 10 या अधिक व्यक्तियों और उत्पादक संस्थाओं का संगठन एक उत्पादक कंपनी बना सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति जिसका व्यापारिक हित उत्पादक कंपनी के व्यापारिक हित का विरोधी है, उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। 3. शेयर पूंजी उत्पादक कंपनी की शेयर पूंजी केवल साधारण शेयर ही होंगे। 4. शेयरों का पारेषण और हस्तांतरण। उत्पादक कंपनी के सदस्यों के शेयर हस्तांतरित नहीं हो सकते, केवल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से सक्रिय सदस्य को हस्तांतरित हो सकते हैं। यदि हस्तांतरण की अनुमति मिल जाती है तो हस्तांतरण केवल शेयर के अंकित मूल्य पर होगा। किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर शेयर मृतक के मनोनीत व्यक्ति के नाम पंजीकृत होंगे जिसका उत्पादक होना आवश्यक है। 5. सदस्यों का दायित्व उत्पादक कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए शेयरों के अदत्त राशि तक ही यदि है सीमित होता है। 6. प्रवर्तक का पारिश्रमिक उत्पादक कंपनी सदस्यों की पहली साधारण सभा में उनकी स्वीकृति से इसके प्रवर्तकों को कंपनी के निगमन और पंजीकरण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागत, जिसमें कानूनी फीस, सीमानियम और अंतरनियम छपवाना भी शामिल है, की पूर्ति कर सकती है। 7. निजी कंपनी का दर्जा पंजीकरण होने पर उत्पादक कंपनी एक निगमित निकाय बन जाती है, मानो यह एक निजी कंपनी है, अपने नाम के आगे प्राइवेट शब्द लगाए बिना और सदस्यों की संख्या पर किसी सीमा के बिना। धारा 581 F के अनुसार एक उत्पादक कंपनी के नाम के अंत में उत्पादक कंपनी लिमिटेड होगा। 8. सदस्यों के मत अधिकार। जब उत्पादक कंपनी के सदस्य आय केवल व्यक्ति ही सदस्य हों या 2 व्यक्ति और उत्पादक संस्थाएं हों तो मत अधिकार प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा, चाहे उसके कितने ही शेयर हों या उसे उत्पादक कंपनी का संरक्षण प्राप्त हो। यदि सदस्यता केवल उत्पादक संस्थानों की है तो मत अधिकार इन संस्थानों के उत्पादक कंपनी के व्यापार में पिछले वर्ष भाग लेने के आधार पर
जैसा अंतनियमों में वर्णित हो निर्धारित होंगे, परंतु जिस वर्ष में जब कंपनी का पंजीकरण हुआ है, मत अधिकार इन उत्पादक संस्थाओं के शेयरों के आधार पर होगा। 9. सदस्यता की समाप्ति है। अधिकार उत्पन्न। कोई व्यक्ति जिसका व्यापारिक हित उत्पादक कंपनी के व्यापार के हित के विरोध में है, सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोई सदस्य रहते हुए उत्पादक कंपनी के व्यापार के विरुद्ध हित प्राप्त करता है, वह अंतर्नियमों के अनुसार सदस्यता से हटाया जाएगा, और यदि कोई सदस्य प्राथमिक उत्पादक नहीं रहता तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसको उसके शेयरों के सममूल्य या कोई और मूल्य मंडल की अनुमति से चुका दिया जाएगा। 10. सदस्यों के लाभ। सदस्यों को अपनी साझा या पूर्ति, पूल और सप्लाई किए हुए उत्पादक का पूरा मूल्य नहीं दिया जाएगा। रोकी हुई रकम विथहेल्ड प्राइस बाद में नकद या साधारण शेयरों के रूप में, जैसा बोर्ड अनुमति दे दी जाएगी। सदस्यों को उनकी पूंजी पर एक सीमित लाभ मिलेगा। सदस्यों को बोनस शेयर भी आवंटित किए जा सकते हैं। आय धारा 581(2) के अनुसार सीमित लाभ और संचय लिमिटेड रिटर्न एंड रिजर्व्स के प्रावधान करने के बाद 2. उत्पादक कंपनी को व्यापार के विकास के लिए प्रावधान करने पर 3. सामान्य सुविधाओं का प्रावधान करने पर अधिशेष सरप्लस यदि कोई है तो उसे बोनस के रूप में सदस्यों के व्यापार में भाग लेने के अनुपात से वितरित किया जा सकता है। यह नकद और इक्विटी शेयर के रूप में दिया जा सकता है। 11. सामान्य सभाएं। आय प्रथम वार्षिक सभा उत्पादक कंपनी को निगमन के 90 दिनों के अंदर करनी होगी। इसमें अंतर्नियमों की स्वीकृति निदेशकों की नियुक्ति का कार्य होता है। समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता। 2. आगामी वार्षिक सभाएं 2 वार्षिक सभाओं में 15 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रार इसे 3 माह तक बढ़ा सकता है। 3. वार्षिक सभा का समय और स्थान। इस बारे में जो प्रावधान और कंपनियों पर लागू होते हैं वो ही उत्पादक कंपनी पर लागू होते हैं। 8. वार्षिक साधारण सभा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होनी चाहिए, छुट्टी वाले दिन नहीं होनी चाहिए और कारोबार समय बिजनेस टाइम्स में होनी चाहिए। 4. असाधारण सभा कंपनी के मताधिकार रखने वाले कुल सदस्यों का 1/3 भाग या उससे से अधिक के मांग पत्र पर उसने हस्ताक्षरों के साथ पर निदेशकों द्वारा यह सभा बुलाई जा सकती है। नोटिस का सभी सदस्यों तथा कंपनी के अंकेक्षकों को भेजा जाना चाहिए। सभी तथा के को भेजा। 6. कोरम वार्षिक साधारण सभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का सवा उपस्थित होना आवश्यक है। अंतर्नियमों द्वारा इससे अधिक कोरम का भी प्रावधान हो सकता है। असाधारण सभा के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं होता। 1-10 2. एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा इस प्रकार है: एक व्यक्ति कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति है। धारा 3(1) कहती है कि कोई कंपनी किसी वैध प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती है, जहां बनाई जाने वाली कंपनी एक व्यक्ति कंपनी होगी, अर्थात निजी कंपनी सीमानियम में अपने नाम से हस्ताक्षर करने और पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए बनाई जा सकेगी। एक व्यक्ति कंपनी OPC का पंजीकरण शेयर द्वारा सीमित कंपनी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में कराया जा सकता है। एक व्यक्ति कंपनी के सीमानियम में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम निर्धारित फॉर्म में फॉर्म न 0-3 उसकी पूर्व लिखित अनुमति से दिया जाएगा, जो अभिदाता की मृत्यु की या अनुबंध न करने की क्षमता की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा। जब कंपनी का पंजीकरण होगा
यह लिखित अनुमति रजिस्ट्रार के पास सीमा नियम व अंतर्नियमों के साथ फाइल करनी होगी। जिस व्यक्ति का नाम दिया है वह किसी समय अपनी सहमति जैसा कि निर्धारित हो वापस ले सकता है। एक व्यक्ति कंपनी के प्रवर्तक, प्रोमोटर, सदस्य की मृत्यु होने पर वह व्यक्ति जिसका नामांकन किया है उसे सारे शेयर प्राप्त होंगे। उसे वे ही अधिकार, दायित्व, लाभांश जो पहले एकमात्र प्रवर्तक सदस्य को प्राप्त थे, प्राप्त या दायी होंगे। एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य ऐसे दूसरे व्यक्ति का नाम किसी भी समय नोटिस द्वारा बदल सकता है और इस परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को निर्धारित समय और विधि के अनुसार देनी होगी। एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी शब्दों को कोष्टक में उस कंपनी के नाम के नीचे उल्लेखित जाएगा जहां कहीं भी इसका नाम मुद्रित हो, लगाया गया हो या उत्कीर्ण हो। एक व्यक्ति कंपनी O0P0C0 को मिलने वाली छूटें। एक व्यक्ति कंपनी को मिलने वाली छूटों में शामिल हैं। एक रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। धारा 240। दो वार्षिक विवरणी पर निदेशक भी हस्ताक्षर कर सकता है। कंपनी सचिव के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। धारा 92। 3 वार्षिक साधारण सभा की आवश्यकता नहीं है। धारा 96। 4 साधारण सभा व असामान्य सभा से संबंधित विशेष प्रावधान प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। धारा 100 से 111 तक। कार्यवृत्त पुस्तक में प्रविष्ट। 5 यदि प्रस्तावों रिजोल्यूशंस को कंपनी की केवल कार्यवृत्त पुस्तक में प्रविष्ट किया है तो यह अनुपालन माना जाएगा। धारा 122। 6 यदि अंकेक्षित ऑडिटेड वित्तीय विवरण को एक ही निदेशक हस्ताक्षर करता है तो यह प्राप्य होगा। धारा 134। 7 वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर 30 दिन की बजाय 6 महीने के भीतर वित्तीय विवरण फाइल किए जा सकते हैं। धारा 137। 8 एक व्यक्ति कंपनी को निदेशक बोर्ड की केवल एक सभा कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक 6 महीने में करनी होगी, परंतु 2 सभाओं के बीच का अंतर 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए। धारा 173। एक व्यक्ति कंपनी पर लागू विशेष प्रावधान की धारा 193 कहती है जहां शेयरों या प्रतिभूतियों से सीमित एक व्यक्ति कंपनी के एकमात्र सदस्य से जो कंपनी का निदेशक भी है अनुबंध करती है, वहां कंपनी जब तक अनुबंध लिखित में नहीं हो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अनुबंध शर्तें या प्रस्ताव सीमानियम में अंतर्विष्ट हैं या अनुबंध करने के पश्चात कंपनी की आयोजित की गई निदेशक बोर्ड की आगामी पहली सभा के विवरण मिनिटेड में अभिलिखित है, परंतु यह कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में की गए अनुबंधों पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारतीय नागरिक है और भारत का निवासी है, एक व्यक्ति कंपनी का निगमन कर सकता है या एक व्यक्ति कंपनी के एकमात्र सदस्य का नामित भी नियुक्त हो सकता है। भारत का निवासी शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है जो एक वित्तीय वर्ष से पहले वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। नियम नह 3(a)(2) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक एक व्यक्ति कंपनी का निगमन नहीं कर सकता और ऐसी कंपनी का नामित नहीं हो सकता। नियम नह 3.2 3 कोई भी अवयस्क एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य या नामित नहीं हो सकता या नहीं किसी लाभकारी हित में हिस्सेदार हो सकता है। नियम नह 3.4 4 ऐसी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत निगमन या सप्रिवर्तन नहीं कर सकती। नियम न 3.5 या गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां जिसमें किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों में निवेश भी शामिल है का कार्यकलाप नहीं चला सकती। नियम 3.6 5 जब एक व्यक्ति कंपनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक और उस समय उसकी औसत वार्षिक बिक्री 2 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो वह एक व्यक्ति कंपनी के रूप समाप्त हो जाएगी और जारी नहीं रह सकती। नियम 3.7
जब ऐसी कंपनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाए और बिक्री 2 करोड़ रुपए से अधिक हो जाए तो उस तिथि से 6 मास के अंदर ऐसी कंपनी अपने को निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है। नियम 6 एक व्यक्ति कंपनी का प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में परिवर्तन। व्यक्ति कंपनी अपने को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है, परंतु इसे न्यूनतम सदस्य और निदेशक की संख्या 2 या न्यूनतम 7 सदस्य और 3 निदेशक जैसी भी स्थिति हो करने होंगे और अपनी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी इस श्रेणी की कंपनी के लिए अधिनियम के अनुसार करनी होगी और धारा 18 के परिवर्तन के प्रावधानों का पालन करना होगा, अर्थात पहले से पंजीकृत कंपनियों का परिवर्तन। नियम 6 फिर भी ऐसी कंपनी स्वेच्छा से किसी प्रकार की कंपनी में परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक इसके निगमन की तारीख से 6 मास नहीं बीत गए हों। नियम 3(7) 1(10) 3 लघु कंपनी स्मॉल कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 में लघु कंपनी की संकल्पना का पहली बार परिचय हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 धारा 285 कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित के अनुसार पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त लघु कंपनी है। 1 जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 50 लाख रुपए या उस उच्चतर राशि से जो निर्धारित की गई है जो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, और 2 जिसकी तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष कुल बिक्री उसके अंतिम लाभ और हानि खातों के अनुसार 2 करोड़ रुपए या वह उच्चतर राशि से जो 100 संदर्भ में निर्धारित की जाए जो 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, यद्यपि लघु कंपनी अभिव्यक्ति में शामिल नहीं होगी। नियंत्रण कंपनी या कोई नियंत्रित कंपनी। लाभ न कमाने वाली संस्था कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी। 6 किसी विशेष अधिनियम द्वारा नियमित कोई कंपनी या निगमित निकाय। ऐसी कंपनी में रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। वार्षिक विवरणी पर निदेशक या सचिव हस्ताक्षर कर सकता है और आधे कैलेंडर वर्ष में एक सभा बुलानी चाहिए और 2 सभाओं के बीच 90 दिन से कम अंतर नहीं होना चाहिए। 11 संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। धारा 8 ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के लिए नहीं है वह संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल कूद, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, पुण्य, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है। धारा 8 ऐसी संस्था कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जब ऐसी संस्था सीमित कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है तब केंद्रीय सरकार उसे लाइसेंस दे सकती है। जिस व्यक्ति या संस्था का सीमित कंपनी के रूप में इस अधिनियम में पंजीकृत होने जा रहा है, ऐसा लाइसेंस केंद्रीय सरकार तभी देगी जब वह संतुष्ट हो जाए कि इस कंपनी का उद्देश्य वाणिज्य, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है। अपने लाभों को, यदि कोई है, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन के लिए उपयोग करना चाहती है, और अपने सदस्यों को किसी लाभांश के भुगतान का निषेध करती है। जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब केंद्रीय सरकार लाइसेंस द्वारा उस व्यक्ति या संस्था को निर्देश दे सकती है कि वह कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट समय कोई भी शर्त या विनियम जो वह उचित समझे लगा सकती है और ये संस्था पर बाध्य होंगे। ऐसी कंपनियों के उदाहरण जो धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत हैं वे हैं मोहन बगान क्लब, जिमखाना क्लब, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आदि। सीमानियम व अंतर्नियमों में परिवर्तन, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऐसी पंजीकृत कोई कंपनी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सीमानियम या अंतर्नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकती। धारा 8(4) साझेदारी फर्म सदस्य बन सकती है।
यहाँ पर आप नोट करें कि धारा 8 के अंतर्गत शब्द व्यक्ति से अर्थ है कि एक व्यक्ति भी जो उद्देश्य विशिष्ट है कंपनी का गठन कर सकता है। परंतु कंपनी निगमन नियम शब्द के नियम 3(5) के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी को ऐसी कंपनी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह नोट करें कि एक साझेदारी फर्म ऐसी कंपनी की सदस्य बन सकती है, यद्यपि फर्म के विघटन होने पर इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। धारा 8(3). इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति कंपनी धारा 8 के अंतर्गत न ही पंजीकृत या परिवर्तित हो सकती है। धारा 8 नियम 3(5) कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। धारा 8 में गठित कंपनी का अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तन। धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी साधारण सभी में इस परिवर्तन की अनुमति के लिए विशेष प्रस्ताव पास करके तथा ऐसी शर्तों का जो इस संदर्भ में निर्धारित हों का पालन करने के पश्चात किसी अन्य प्रकार की कंपनी में स्वयं को परिवर्तित कर सकती है। रूल 21 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। 1.12 अवैध संस्थाएं इलीगल एसोसिएशंस। 1 दिसंबर 2001 अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10(7) के अनुसार ऐसे किसी कारोबार को करने के प्रयोजन के लिए जिसमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई संस्था या साझेदारी का या व्यष्टि सदस्यों द्वारा लाभ अर्जित करना है, 50 से अधिक व्यक्तियों की कोई संस्था या साझेदारी गठित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत जो उस समय लागू है। यदि ऐसी संस्था कंपनी अधिनियम में पंजीकृत नहीं हुई है तो यह संस्था अवैध मानी जाएगी, भले ही जिन उद्देश्यों के लिए इसका गठन किया गया है वे अवैध नहीं हैं। के लिए इसक 1.12 दो अपवाद एक्सेप्शंस का कोई भी व्यवसाय करने वाली संयुक्त हिंदू परिवार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अर्थात संयुक्त हिंदू परिवार कोई भी व्यवसाय चाहे वह लाभ अर्जित करने के लिए ही हो, सदस्यों की किसी भी संख्या के साथ किसी भी भारतीय विधि के अंतर्गत जैसा धारा 484 में है पंजीकृत हुए बिना कर सकता है और फिर भी यह अवैध संस्था नहीं होगी। परंतु जब दो हिंदू परिवार मिलकर व्यवसाय करते हैं तो धारा 464 लागू होगी। ऐसी संस्था में सदस्यों की गणना करते समय परिवार के अवयस्क सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। वयस्क सदस्यों की गणना में पुरुष व महिलाएं दोनों शामिल किए जाएंगे। ऐसी किसी संस्था या साझेदारी को लागू नहीं होगा यदि वह पेशेवर व्यक्तियों द्वारा गठित की जाती है जो विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। 1 दिसंबर 2003 परिणाम। एक अवैध संस्था के परिणाम निम्नलिखित हैं। 1 ऐसी साझेदारी या संस्था के प्रत्येक सदस्य पर व्यवसाय चलाने पर जुर्माना होगा जो 1 लाख रु तक हो सकता है। 2 ऐसे व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों के लिए प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। 3 ऐसी संस्था कोई अनुबंध नहीं कर सकती। 4 ऐसी संस्था अपने किसी सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों पर वाद नहीं चला सकती, चाहे बाद में संस्था का कंपनी के रूप में पंजीकरण हो गया हो। 5 कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति जिस पर कोई ऋण बाकी है वह इस पर वाद नहीं कर सकता। 6 ऐसी संस्था का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड कंपनी की तरह भी विघटन नहीं हो सकता है। 7 क्या कोई सदस्य बंटवारा या समापन या हिसाब किताब के लिए अवैध संस्था पर वाद कर सकता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न मेवाराम वी राम गोपाल 1926 के वाद में आया। यह निर्णय हुआ कि जहां संस्था अवैध है और व्यापार कई वर्ष तक चलाया गया, इसका कोई भी सदस्य बंटवारे का वाद नहीं कर सकता क्योंकि इसका अर्थ यह था कि बंटवारे में कंपनी की परिसंपत्तियों बेचकर ऋण का भुगतान करना होगा जैसा कि साझेदारी के विघटन या कंपनी के समापन के बाद में होता है।
यह नोट करें कि एक अपंजीकृत कंपनी का विघटन हो सकता है, अवैध संस्था का नहीं, क्योंकि विधि की दृष्टि में वह मौजूद नहीं है। 8 अवैध संस्थाओं की अवैधता को बाद में सदस्यों की संख्या कम करके ठीक नहीं किया जा सकता। कुमार स्वामी चट्टियार वर्सेस MS एन चिन्नाथंबी चट्टियार। 9 अवैध संस्था के लाभ आयकर निर्धारण के उत्तरदायी हैं गोपाल जी को। वी सिटा 1 13 सारांश। एक कंपनी का अर्थ किसी सामूहिक उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों की संस्था से है। कंपनी अधिनियम में कंपनी की परिभाषा इस प्रकार है: एक कंपनी का कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठन व पंजीकरण हुआ हो या पहले किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। एक कंपनी की प्रमुख विशेषताएं हैं: 1. यह एक अधिनियम द्वारा निर्मित पंजीकृत संस्था है। 2. पंजीकरण के बाद यह निगमित निकाय बन अपने सदस्यों से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करती है। 3. यद्यपि कंपनी को एक व्यक्ति जैसे अधिकार व दायित्व प्राप्त हैं, पर यह एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल विधि में ही है। 4. कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके शेयरों के अदत्त मूल्य तक या उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। 5. कंपनी एक अलग अस्तित्व है, इसलिए कंपनी की संपत्ति भी अलग है। शेयरधारी कंपनी की संपत्ति के सहस्वामी नहीं होते। कंपनी की संपत्ति में सदस्यों का बीमा हित भी नहीं होता। 6. शेयर कंपनी की चल संपत्ति होते हैं, इसलिए अंतर्नियम के नियम अनुसार हस्तांतरणीय है। 7. कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए बीमारियां किसी कारण से असमर्थ नहीं होती। सदस्य आते हैं और जाते हैं, परंतु कंपनी सदैव रहती है। 8. कंपनी को व्यक्तियों की एजेंसी दो कार्य करना पड़ता है, लेकिन यह उन दस्तावेजों के लिए बाध्य है जहां पर इसके हस्ताक्षर यानी सर्वमुद्रा हो। एक कंपनी सदस्यों से भिन्न व्यक्ति है, लेकिन यह एक कृत्रिम व्यक्ति हैं। जो लोग कंपनी का प्रबंध करते हैं वे कंपनी के नाम पर अवैध कार्य या धोखाधड़ी कर सकते हैं। इस कारण यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को पता लगने पर उनके गलत कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए। दूसरे शब्दों में इस निगमन का आवरण हटाना कहते हैं। निगमन का आवरण 2 परिस्थितियों में हटाया जाता है: क अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत और ख न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत। अभिव्यक्त सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में आवरण हटाया जाता है: 1. प्रॉस्पेक्टस में मिथ्या कथन। 2. आवेदन राशि को वापस न करने पर चूक। 3. नाम की अशुद्धि या ना बताना। 4. कंपनी के मामलों की छानबीन करने पर। 5. कंपनी के स्वामित्व की छानबीन। 6. कारोबार का कपटपूर्ण संचालन करना। 6. शक्ति बाह्य कार्यों के लिए दायित्व। 8. अन्य विधियों में दायित्व। न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत निगमन का आवरण निम्नलिखित दशाओं में हटाया जाता है: 1. राजस्व सुरक्षा। 2. निगम द्वारा धोखा या अनुचित आवरण। 3. कंपनी के दुश्मन स्वरूप का निर्धारण। 4. नियंत्रित कंपनियां एजेंट का कार्य करने के लिए गठन करना। 6. कंपनी अपने सदस्यों के एजेंट के रूप में कार्य करने पर। 7. आर्थिक अपराध। 8. जब कंपनी अवैध या अनुचित उद्देश्य का प्रयोग। 9. न्यायालय का अपमान करने पर। 10. कंपनी की तकनीकी योग्यता देखना। 11. जहां कंपनी केवल धोखा या दिखावा हो है। शब्द निर्मा कंप। एक कंपनी और निगमित निकाय में अंतर है। शब्द निगमित निकाय कंपनी शब्द से अधिक विस्तृत है। निगमित निकाय में कंपनी, कंपनी जिसका पंजीकरण विदेश में हुआ हो, लोक वित्तीय संस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरी संस्थाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा निगमित निकाय घोषित किया गया है, शामिल हैं। कंपनी कानून की दृष्टि में व्यक्ति है। इसकी राष्ट्रीयता व रहने का स्थान होता है, परंतु एक कंपनी नागरिक नहीं है। यह न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है और इसलिए इसे नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं वह नहीं मिलते।
परंतु जो मौलिक अधिकार सब व्यक्तियों को, चाहे नागरिक हो या नहीं, मिलते हैं, वे कंपनी को भी मिलते हैं, जैसे संपत्ति के मालिकाना अधिकार। एक साझेदारी और कंपनी में अंतर निम्नलिखित आधारों पर हैं। गठन का तरीका, सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, विधिक हैसियत, सदस्यों का दायित्व, शेयरों का हस्तांतरण, एजेंसी, प्रबंध, शाश्वत उत्तराधिकार शक्तियां, विघटन और कानूनी दायित्व। कंपनियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. चार्टरित कंपनियां, 2. सांविधिक कंपनियां और 3. पंजीकृत कंपनियां। एक पंजीकृत कंपनी शेयरों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित हो सकती है या एक असीमित कंपनी हो सकती है। ये कंपनी निजी या सार्वजनिक हो सकती है। विदेशी कंपनियां वे हैं जो भारत के बाहर निगमित हुई हैं, लेकिन भारत में उनका व्यापार का स्थान है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की नियंत्रक कंपनी है यदि दूसरी कंपनी इसकी नियंत्रित कंपनी है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की एक नियंत्रित कंपनी केवल तब मानी जाती है जब एक दूसरी कंपनी इस कंपनी के निदेशक मंडल के संगठन को नियंत्रित करती है। 2. दूसरी कंपनी इसकी इक्विटी शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक की धारक है। 3. यह किसी अन्य कंपनी की नियंत्रित कंपनी है और वह कंपनी स्वयं नियंत्रक कंपनी की एक नियंत्रित कंपनी है। उत्पादक कंपनियां वह कंपनियां हैं जिसमें 10 या उससे अधिक उत्पादक जो व्यक्ति हैं या कोई 2 या अधिक उत्पादक संस्थाएं एक उत्पादक कंपनी का गठन और निगमन कर सकती है। एक व्यक्ति कंपनी एक शेयरधारी निगमित अस्तित्व कंपनी है जहां विधि व वित्तीय दायित्व कंपनी तक ही सीमित होता है। लघु कंपनी का अर्थ सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर आय जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। 2. जिसका आर्वत टर्नओवर उसके अंतिम लाभ और हानि खातों के अनुसार 2 करोड़ से अधिक नहीं है। अवैध संस्थाएं कंपनी अधिनियम की धारा 484 के अनुसार कोई संस्था या साझेदारी में 50 से अधिक सदस्य होने पर अवैध संस्था कहलाएगी। एक संयुक्त हिंदू परिवार, स्टॉक एक्सचेंज या संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, अवैध संस्थाएं नहीं हैं। अवैध संस्था का हर सदस्य ऐसे कारोबार के दायित्वों का स्वयं जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।